Hey everyone, this is Uzma Mansoori. Welcome back to Chemistry. तो लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के 3 टर्म्स कवर अप किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी और उसके बाद है लेंथ। और इन दो टॉपिक को कवर अप करने के बाद हम चलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की साइड। तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। बात आती है कि क्या होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन होती है इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो हो गई डेंसिटी की डेफिनेशन। ठीक, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो होगा भाई डेंसिटी इक्वल टू मास और पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल ले तो कंसीडर कीजिए आपके पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स का कितना वॉल्यूम है। ठीक, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसके लेंथ, उसके विड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और उस बॉक्स के अंदर आपने कितना मास ऑफ मैटर फिल किया है, दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, डेंसिटी। ठीक, अगर हम बात करें यूनिट की तो इसकी यूनिट बहुत सिंपल है भाई, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो एक यूनिट तो ये बन गई। अगर हम सेकेंड यूनिट का कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। ये दो यूनिट आ जाएंगी क्योंकि मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डेंसिटी को क्या कवर अप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ टॉपिक, लेंथ। लेंथ क्या होता है भाई, सिंपल सी हमें पता है कि जो लेंथ होता है, लेंथ की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर। लेंथ की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसके अलावा भी लेंथ की कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम होती है ना, पिकोमीटर होती है, उसके अलावा नैनोमीटर। तो ये लेंथ के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट हमारी रहती है मीटर, और उसके अलावा एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और नैनोमीटर भी जनरली यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मैटर को किया कंप्लीट। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ हमारे 5 लॉ हैं, जिन 5 लॉज को टुगेदर हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन 5 लॉज के नेम हमने बोर्ड पर लिखे हैं और वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जिसमें से फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल और बहुत ईजी लॉ है, क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। This law states that mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It changes from one state to another. यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जो रिएक्टेंट है उनके मास का जो सम है वो प्रोडक्ट के मास के सम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम इसे एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेकर। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि मेरे पास है कार्बन। ठीक, कार्बन की रिएक्शन हमने की ऑक्सीजन के साथ, और हमें सबको पता है भाई क्या मिलेगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट के मास को हम देखते हैं, फिर प्रोडक्ट के मास को सम करेंगे। देखिए कार्बन का मास नंबर कितना होता है हमारा, 12 है ना। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16, बट मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2। अब ये कितना, ये तो हमारा 12 ही रहेगा, सिंगल है, और ये कितना हो जाएगा, 16 टू द कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्टेंट के मास आ गए। कार्बन का मास हो गया 12 और O2 का मास आ गया टोटल हमारा 32। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 32 में 12 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 44। यानी कि जो रिएक्टेंट थे उनका मास का सम कितना आ गया है, 44। अब हम प्रोडक्ट के मास का सम निकाल लेते हैं। देखिए कार्बन का मास नंबर कितना आएगा, 12। कार्बन 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय अगर हम 1 करें या ना करें सेम ही रहेगा, हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, प्लस का साइन लगाएंगे। मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16 और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि ऑक्सीजन कितने हमारे 2 है। तो 12 बनता कितना आ जाएगा हमारा, 12 प्लस 16 टू द कितना आ जाएगा, 32 है ना। 12 में 32 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 44। तो जरा देखिए रिएक्टेंट साइड हमने कार्बन अलग ली थी, ऑक्सीजन अलग ली थी, और दोनों के मास को जब हमने सम किया कितना आया, 44। और जो प्रोडक्ट है उसका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मास भी कितना आया, 44। तो ये लो यही कहता है कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसे चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो हमने क्या करा, ना ही इसे क्रिएट किया है ना ही डिस्ट्रॉय किया है, बस कार्बन और ऑक्सीजन को क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, और दोनों का मास क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसका हम अनदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, मान लीजिए मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रही हूँ। हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, कंसीडर कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन हम कर देते हैं।
ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे, हमें पता है भाई क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब बात आती है रिएक्शन बैलेंस करने की। ऊपर वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी तो उसे हमने बैलेंस नहीं किया, बट इसे हमें क्या करना होगा, बैलेंस, क्योंकि रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे भाई, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो इस पूरे के आगे हम कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए और यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 2 द 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब हम यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास का सम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1 और मल्टीप्लाई कितने करेंगे 2 2 द 4, टोटल कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 बनता कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का मास नंबर निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना आएगा 16 और मल्टीप्लाई बाय हम कितना कर देंगे 2, क्योंकि कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 2 द कितना आ जाएगा हमारा 32 है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 36, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास था उन मास का सम कितना आ गया है हमारा 36 आ गया है। अब हम प्रोडक्ट साइड भी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इस 2 को तो हम ये क्योंकि तो ये हमारा बैलेंसिंग नंबर है तो इस सबके कॉमन में रहेगा, इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर होगा 1 और मल्टीप्लाई बाय हम कितना कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना आ जाएगा 16। हमने यहाँ 2 इसलिए लगाया है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ये वाला 2 कॉमन में बाहर आ गया। अब कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 और प्लस ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 2 18 हो जाएगा है ना, और 18 2 का कितना आ जाएगा 36। तो ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पे भी हमारा रिएक्टेंट के मास का सम भी 36 आया, प्रोडक्ट का भी कितना आया है 36 आया, तो दोनों साइड 36 आया, यानी कि मास को ना ही हमने क्रिएट किया और ना ही डिस्ट्रॉय किया है, बस इसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वन फॉर्म से वाटर में कन्वर्ट कर दिया अनदर फॉर्म में। ये कहता है केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए भाई क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। आपसे क्या कहा गया है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि कोई हमारे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो बाय वेट कैसा होता है, सेम होता है। क्या बोला, कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो बाय वेट क्या होगा, सेम। अब ये बात समझेंगे हम एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए कि मैं कहीं से सी वाटर ले आई, सी वाटर है ना, और मान लीजिए कि बारिश हुई तो मैंने रेन वाटर थोड़ा सा कलेक्ट कर लिया, और उसके अलावा मैंने अपने घर का नॉर्मल वाटर ले लिया, है ना। अब जहाँ जो सी वाटर है भाई, सी वाटर में भी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, है ना। रेन वाटर में भी वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O, और हमारे घर का जो नॉर्मल वाटर है उसमें भी वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। अब हम इनका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं बाय रेशियो में। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ रेशियो आ जाएगा हमारा कितना निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और रेशियो कितना आएगा 16 और 2 1 2 और कितना हो जाएगा 2 8 16। ठीक, तो जो हमारा सी वाटर था वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया 1:8। ठीक, अब रेन वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, रेशियो करके निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और मल्टीप्लाई बाय 1 ऑक्सीजन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 करें या ना करें सेम रहना है, ये हो जाएगा 2 1 2 और रेशियो करके आएगा 16 1 16। कैलकुलेट करेंगे 2 1 2 आ जाएगा और 2 8 कितना आ जाएगा 16। ठीक, तो हमने यहाँ देखा जो मैंने रेन वाटर लिया था वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1:8। ठीक, अब हमारे घर का नॉर्मल वाटर जो मैंने अपने घर से लिया है, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन का मास नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और रेशियो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 मल्टीप्लाई बाय 1। कैलकुलेट करेंगे 1 2 2 आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 16 1 16 और ये हो जाएगा 2 1 2 और रेशियो 2 8 कितना आ जाएगा 16, है ना। तो यहाँ जरा नोटिस कीजिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा चाहे हम सी वाटर लाएं, सी वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा, रेन वाटर में भी जो वाटर है उसका रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहेगा, और जो हमने अपने घर से नॉर्मल वाटर लिया है उस वाटर में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा 1:8। तो यही बोला है डेफिनेशन में, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो वाई वेट कैसा रहता है, सेम। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कंपाउंड कौन से सोर्सेस से लिया है, आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, सेम। जैसे मैंने ये अलग अलग सोर्सेस से लिया है, सी वाटर, रेन वाटर, नॉर्मल वाटर, सोर्स मेरे वाटर के अलग अलग है बट मैंने
तीनों कंडीशन में क्या लिया है, वाटर, और तीनों कंडीशन में वाटर लिया है, तो तीनों कंडीशन में जो इनका रेशियो है वो रेशियो कैसा आया है, सेम। तो ये बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर बढ़ेंगे थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बढ़ते हैं हम थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए भाई क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर टू एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो कंबाइन होने के बाद मोर देन वन प्रोडक्ट हमें देंगे। फिर बोल रहे हैं द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। थोड़ा यहाँ से पढ़ने में तो थोड़ा अटपटा सा या थोड़ा टफ लग रहा है, बट एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए आप, ठीक। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। आपसे बोल रहा है टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, टू एलिमेंट्स से लेते हैं। देखिए हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक। हमें पता है कि जब रिएक्शन होगी तो बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, है ना। इसी का हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें ये भी पता है कि भाई जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमें वाटर के अलावा एक बार प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिलता है, ठीक है। तो आपसे बोला है टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। देखिए यहाँ एक एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, कंबाइन। तो ये दो एलिमेंट है, वन फर्स्ट है हाइड्रोजन और सेकेंड है ऑक्सीजन, जो दो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन। आपसे बोल रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक बार में वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, सेकेंड टाइम में मिला हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इनको पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सेकंड वाली रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है और फर्स्ट वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आई होप आपको बैलेंस करना आती होगी रिएक्शन, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है ये। तो हाइड्रोजन, हम इस फर्स्ट वाली रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, 2 कम, ये हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के आगे 1/2 लगा देते हैं। तो इससे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। उस साइड भी चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट के मास नंबर देख लेते हैं। देखिए भाई हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 2 1 कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा, ठीक। और ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 1 to the 2। अब हमें यहाँ ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 16 to the कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 32। अब जरा नोटिस कीजिए, अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन में बोला है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। जरा नोटिस कीजिए, इस वाली रिएक्शन में भी हाइड्रोजन का कितना मास आया है, 2, और इस वाली रिएक्शन में भी हाइड्रोजन का मास कितना आया है, 2। यानी कि दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का मास कैसा है, फिक्स्ड है। जबकि ऑक्सीजन का मास एक में कितना आया है, 16, और दूसरी में कितना आया है, 32। तो आपसे बोल रहे हैं अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। जिनका मास फिक्स है उसकी तो बात ठीक है, बट जिनका मास फिक्स नहीं है दोनों रिएक्शन में, जबकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन, बट मास दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हम इन दोनों के मास नंबर का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो जो वो रेशियो मिलेगा एक स्मॉल और होल नंबर होगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वाली ये वाली ऑक्सीजन है, इसका हमारा कितना आया है, मास 16, ठीक है। और इस वाली ऑक्सीजन का कितना आया है, 32, रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 32। कैलकुलेट करेंगे भाई, 16 1 कितना आ जाएगा, 16, और 16 2 कितना आ जाएगा, 32। तो जरा देखिए रेशियो कितना स्मॉल और सिंपल वैल्यू आई है, 1:2। ऐसा नहीं होता है कि इसमें 3:7 आ रहा है, 7:3, 5:9, इस तरीके से कुछ अटपटी टाइप की वैल्यू नहीं आती। जो रेशियो आता है वो एक स्मॉल और होल वैल्यू होती है, जो एक सिंपल होती है। तो आपको देख रही है 1:2 एक सिंपल वैल्यू आ गई। तो यही बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ, दैट इज गे-लुकास लॉ। तो भाई देखिए गे-लुकास लॉ किसके लिए होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए आपके, ये लॉ होता है, गे-लुकास लॉ होता है गैसेस के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन
सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यानी कि अगर कहीं पे हम टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दें, सेम कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक, तो जो गैसेस कंबाइंड होकर हमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देंगी उन सब का जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने मान लीजिए हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराई है क्लोरीन गैस के साथ। आप नोटिस करिए मैंने ऊपर बोला ना किसके लिए लो, गैस के लिए, मैंने यहाँ पे भी गैस लिखा, ठीक। हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराई और हमें मिला हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक गैस मिली, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म में मिला, ठीक है। अब हमारा काम है रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन भी कितने हैं 2, बट यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कितने हैं 1 तो रिएक्शन के आगे हम कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो भाई हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इसका वॉल्यूम हम ये 1 लेंगे, 1 वॉल्यूम है ना। क्लोरीन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इसके लिए भी हम कितना लेंगे 1 वॉल्यूम। लेकिन यहाँ HCl के आगे कितना लिखा है 2, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2 वॉल्यूम। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और HCl गैस का रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमें कितना मिला 1, यहाँ से भी कितना मिला 1 रेशियो और यहाँ से कितना मिला 2। तो इन तीनों गैसेस का जो हमें एक रेशियो मिला वो कौन सा रेशियो मिल रहा है हमें, सिंपल रेशियो, ये कहता है गैल्यूकस, सिंपल। तो इसे नोट कीजिए। फाइनली स्टार्ट करते हैं 5th टॉपिक, दैट इज अवोगाद्रो लॉ। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। और मैं आपको बता दूं गैल्यूकस लॉ और अवोगाद्रो लॉ कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा सेम है, मतलब तो जैसे मैंने आपको बताया गैल्यूकस लॉ भी हमारा गैस के लिए था, ऐसे अवोगाद्रो लॉ भी गैस के लिए, ठीक है। तो पहले सुनिए क्या कहता है लॉ। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वही तो बहुत ईजी बात कह दी उन्होंने। क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या कर दो आप, कांस्टेंट कर दो या सेम कर दो। दोनों क्या कर दें हम, सेम कर दें या फिर क्या कर दें कांस्टेंट, ठीक। तो जो इक्वल नंबर ऑफ गैस, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंटेनर में गैसेज हैं, इक्वल नंबर ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है, तो उसमें जो गैसेज में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे, सेम। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई गैस है A और एक कोई गैस है B। कंसीडर कर लीजिए कोई गैस A और कोई गैस B। तो आपसे बोला है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो भाई मान लीजिए कि ये वाली जो गैस A है इसका वॉल्यूम है VA और गैस B का वॉल्यूम है VB। V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को गैस A के लिए, तो A यूज करा, गैस B के लिए तो क्या करा, B यूज। अब अगर इन दोनों गैसेस के, गैस A और गैस B के वॉल्यूम सेम है तो भाई इनके जो मोल्स हैं मोल्स भी क्या होंगे, सेम। तो Na भी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Nb हो जाएगा। दोनों के जब वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा, मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। और जब मोल सेम है तो इनके मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो जो गैस A के मॉलिक्यूल जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूल किसके होंगे, गैस B के होंगे। क्यों होगा ये सब, क्योंकि हमने टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो ये बोलता है अवोगाद्रो लॉ। तो कहीं ना कहीं दोनों 4th और 5th दोनों लॉ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।